सबसे पहले एक एग्जांपल कोई ले लेते हैं ब्लॉक डायग्राम का। RS हो गया, यहाँ इनपुट सिग्नल है या रेफरेंस सिग्नल, ठीक है ना। यहाँ प्लस होगा, ये फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मान लो इसको। ठीक है, इसको G1 मान लो, ये G2, ये G3 हो गया, ये प्लस, इसको G4 मान लो, यहाँ भी प्लस रख लो, माइनस प्लस। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम सबको दिख रहा है? हेलो। यस सर। ठीक है, मान लो ये एग्जांपल है, इसको हमको कन्वर्ट करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना होगा कि कितना नोड्स होगा मेरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो वो होता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू इनपुट प्लस आउटपुट प्लस नंबर ऑफ समिंग पॉइंट प्लस नंबर ऑफ टेक ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ एक ये समिंग पॉइंट है, यहाँ एक समिंग पॉइंट है, यहाँ एक समिंग पॉइंट है। ठीक है, 3 समिंग पॉइंट है। और टेक ऑफ पॉइंट कितना है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ पे। 3 टेक ऑफ पॉइंट है। और इनपुट आउटपुट, एक यहाँ इनपुट है और एक यहाँ आउटपुट है। तो टोटल कितना हो गया नोट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, या नंबरिंग कर लो, जब होगा मतलब बनाने में थोड़ा आसानी होगा। 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ये हो गया 7 और यहाँ 8। ठीक है, तो नीचे 8 नोट्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब कनेक्शन करना है हमको, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में कनेक्शन है ब्लॉक डायग्राम में, उसी तरह से एसएफजी में भी कनेक्शन करना है। तो देखो 1 to 2 कनेक्शन है इस डायरेक्शन में। ठीक है,
और इस ब्रांच का ट्रांसफर फंक्शन क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सीधा लाइन है ना, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लीके यहाँ 1 हो सकता है इसका ट्रांसफर फंक्शन। इनपुट इक्वल टू आउटपुट है ना, जो यहाँ पे वैल्यू होगा सिग्नल का वही यहाँ पे होगा, है ना। तो क्या कह सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया गया है इनपुट को, वो तब आउटपुट के बराबर होगा। यानी क्या कह सकते हैं, आउटपुट इक्वल टू इनपुट है ना। इस जगह पे आउटपुट इक्वल टू इनपुट है, तो यानी क्या कह सकते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, तो ट्रांसफर फंक्शन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्रांच का गेन 1 हो गया। इसी तरह से 2 से 3 डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ सीधे है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, सिंपल है। तो इसका इसका भी 1 ले लेंगे। फिर 3 to 4 सीधा यहाँ कनेक्शन इस डायरेक्शन में फिर से, और ट्रांसफर फंक्शन है G1। 4 to 5 सीधा कनेक्शन है, फॉरवर्ड पाथ है G2। फिर 5 to 6 G3। 6 to 7 1। ठीक है, और 7 to 8 अगेन 1 1। यहाँ 8 नंबर नोड क्या है, आउटपुट नोड है, इसको हम लोग CS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 1 नंबर नोड क्या है, इनपुट है, उसको RS से डिनोट कर दे रहा है। ठीक है, अब लूप्स देखते हैं कौन कौन सा है। एक 3 से 4 पे कनेक्शन है, सिग्नल क्या है, प्लस है दोनों साइड, तो 3 से निकला और कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, यहाँ 4 पे। ये हो गया G4 इसका गेन। नेक्स्ट कनेक्शन कहाँ है, 7 से, यहाँ ये छोटा वाला पहले कर लो, 6 से 5 पे, और यहाँ क्या है, नेगेटिव साइन है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इस पाथ का गेन कितना है, 1 है, और यहाँ नेगेटिव साइन है, तो -1 -1 इंटू 1 -1 होगा ना गेन। अगर यहाँ हम प्लस कर दें, माइनस की जगह यहाँ अगर हम प्लस कर दें, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस गेन को -1 लिख सकते हैं, सेम चीज़ होगा। तो इसीलिए 6 to 5 पे यहाँ कनेक्शन यहाँ हम लोग कर ले रहे हैं लूप का। 6 to 5 कनेक्ट कर ले रहे हैं, और गेन है इसका -1। नेक्स्ट 7 to 4 यहाँ कनेक्शन हुआ है, 7 to 4, इसका भी यहाँ नेगेटिव साइन है, तो -1। नेक्स्ट फिर एक और है, 7 से डायरेक्ट 2 पे गया है, 7 से यहाँ से फिर लूप लिए, कनेक्शन यहाँ 2 पे, इसका भी -1। तो ये फाइनल मेरा जो हो गया, इसको रब कर लो नंबरिंग को, जो रेफरेंस के लिए हम लोग जस्ट लिए थे। ओके, तो क्लियर हुआ ब्लॉक डायग्राम टू SFG कैसे बनता है। चेक कर लो एक बार, अगर कुछ यहाँ पे डाउट है तो पूछ लो।
कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ठीक है सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन था फॉरवर्ड पाथ का, ठीक है ना, तो इसी में उसको भी बता देते हैं। देखो, फॉरवर्ड पाथ निकालना है मतलब हमको सिर्फ एक डायरेक्शन में चलना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमको घूमना नहीं है अगर फॉरवर्ड पाथ निकालना है तो। मतलब इनपुट से आउटपुट के तरफ एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जाना है, ये नहीं कि किसी जगह हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में घूम रहे हैं, वो नहीं हो सकता है, अलाउड नहीं है। तो देखो इस एग्जांपल में क्या होगा, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ गए, इस नोट से इस नोट पे फॉरवर्ड पाथ, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर ऐसे गए, ये डायरेक्ट एक सीधा ऑप्शन हो गया मेरे पास फॉरवर्ड पाथ का। ठीक है, तो अगर इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, इस फॉरवर्ड पाथ को, तो गेन क्या निकलेगा मेरा, टोटल गेन। अगर P1 निकालना है तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय G1 मल्टीप्लाइड बाय G2 मल्टीप्लाइड बाय G3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अगर टोटल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल गेन G1 इंटू G2 इंटू G3। और कोई डायरेक्शन है देखो, अब फिर हम लोग यहाँ से निकले, इस नोट से इस नोट पे पहुंचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में तो मूव करके देख चुके हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक और पाथ हमको मिल रहा है, ये वाला G4, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हम लोग इस नोट पे इस पाथ को फॉलो करते हुए आ गए, यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में वापस आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया एक और फॉरवर्ड पाथ मेरा, ठीक है ना। ये P2 हो गया, इसका गेन क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय G4 मल्टीप्लाइड बाय G2 मल्टीप्लाइड बाय G3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसका होगा G4 इंटू G2 इंटू G3, इस फॉरवर्ड पाथ का गेन। अब कोई डाउट होगा कि मान लो हम लोग ऐसे क्यों नहीं जा सकते हैं, इस तरह से गए आगे, यहाँ यहाँ जाके फिर इस तरह से घूम के आगे फिर यहाँ चले गए, तो ये फॉरवर्ड पाथ में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इस यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अलाउड नहीं हो सकता है। जब भी जाना होगा हमको फॉरवर्ड पाथ में डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएंगे, कोई भी बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड पाथ का कॉन्सेप्ट था। और किसी को और डाउट है अगर इसमें फॉरवर्ड पाथ में तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम। क्लियर है। ठीक है सर। ठीक है, इसको पहले रब करने दो। नेक्स्ट था एक नॉन टचिंग लूप का, नॉन टचिंग लूप का एग्जांपल देखना था किसी को, तो एक SFG यहाँ हम लोग ले लेते हैं।
ठीक है, लेट एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ एसएफजी के लिए। ठीक है, इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग मेजन्स गेन फॉर्मूला। ठीक है ना, इसी में क्लियर हो जाएगा नॉन टचिंग लूप का भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ फॉरवर्ड पाथ निकालना है। फॉरवर्ड पाथ कितना है यहाँ, एक तो ये डायरेक्शन हो गया जो सीधा है इस डायरेक्शन में, और कोई डायरेक्शन दिख रहा है? कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये वाला G4 वाला से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ हम लोग फिर बैकवर्ड डायरेक्शन घूम रहे हैं। ठीक है ना, ये कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ सिंगल फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, P1 उसको कंसिडर कर रहे हैं और उसका गेन क्या होगा, 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू 1 इंटू इसका ये 1 ही रख लो इंटू 1, तो फाइनल होगा G1 इंटू G2 इंटू G3। ओके, नेक्स्ट है लूप्स कितने हैं। एक लूप हो गया ये वाला यहाँ माइनस G1H2, एक ये वाला लूप हो गया L2 माइनस G3H1, और एक ये वाला जो है ये सेल्फ लूप इसको कहते हैं, क्योंकि जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है एक तो वहीं पे टर्मिनेट भी हो रहा है, और इसके लूप के पास में और कोई दूसरा नोड नहीं है, सिंगल नोड है। ओके, इसलिए इसको सेल्फ लूप कर रहे हैं। तो ये एक L3 हो गया, ये है G4। ठीक है, 3 लूप्स है। अब हमको देखना है कौन सा नॉन टचिंग लूप्स है। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग डेजिग्नेट कर रहे हैं, ये है L1, ये है L2 और ये हो गया L3। ठीक है, तो L1 L2 क्या है, नॉन टचिंग है। इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन नोड नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, कोई कॉमन नोड नहीं है दोनों के बीच में। तो L1 L2 नॉन टचिंग। अगर हम लोग यहाँ पेयर्स मिलेंगे पहले, लूप्स इन पेयर, तो एक हो गया L1 L2। उसी तरह से क्या देख सकते हैं, L2 और L3 के बीच में भी कोई कॉमन नोड नहीं है, तो एक हो गया L2 L3, और L1 और L3 इन दोनों के बीच भी कोई कॉमन नोड नहीं है, तो L1 L3 ये हो गया नॉन टचिंग लूप्स इन पेयर। ठीक है, और कोई है पेयर में नॉन टचिंग लूप? नहीं है। अब 3 में देखते हैं, मतलब एक साथ 3 नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स इन ट्रिपल पेयर। ठीक है, 3 देखना है एक साथ। क्या देख सकते हैं, L1 L2 और L3
ये तीनों भी अलग अलग है, नॉन टचिंग है, तीनों के बीच कोई भी कॉमन नोड नहीं है, ठीक है ना। तो L1 L2 L3 ये तीनों को एक साथ हम लोग अगर यहाँ देख रहे हैं तो तीनों नॉन टचिंग है, तीनों एक दूसरे से, ठीक है ना। तीनों के बीच कोई भी कॉमन नोड नहीं है। तो ये हो गया ट्रिपल पेयर में, ठीक है। तो फाइनली डेल्टा का इक्वेशन क्या होता है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल नॉन टचिंग लूप्स L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस नॉन टचिंग लूप्स इन पेयर, उसका गेन यहाँ लिखना होगा। तो L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L1 L3 एंड माइनस अगर ट्रिपल पेयर में कोई नॉन टचिंग लूप है तो यहाँ क्या है, L1 L2 L3, और क्या हो गया आंसर, 1 माइनस L1 का यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, क्या आएगा, माइनस G1H2 माइनस G3H1 और प्लस G4। ओके, अब यहाँ क्या है, ये पेयर्स में है तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, L1 और L2 के गेन को। तो यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ होगा G1 G3 H1 H2, ठीक है। फिर सेकंड L2 L3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस G3 G4 H1, इसको प्राप्त करने दो, और नेक्स्ट L1 L3 तो यहाँ लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर रहा है, माइनस G1 G4 H2, ओके। और नेक्स्ट हो गया ट्रिपल पेयर का बात, तो माइनस L1 इंटू L2 इंटू L3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों के गेंस को, तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, G1 G3 G4 इंटू H1 H2, ओके। यहाँ तक और किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो फाइनल डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस G1H2 प्लस G3H1 माइनस G4 प्लस G1 G3H1H2 माइनस G3 G4 H1 माइनस G1 G4 H2 माइनस G1 G3 G4 H1 H2, ये हो गया फाइनल डेल्टा का वैल्यू। अब एक ही फॉरवर्ड पाथ है यहाँ, तो उसके लिए एक ही हमको डेल वन निकालना है। तो डेल वन का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस जो भी इस फॉरवर्ड पाथ में नॉन टचिंग लूप होगा, ठीक है। 1 माइनस गेन ऑफ नॉन टचिंग लूप फॉर दैट पाथ, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है,
इस लाइन इस फॉरवर्ड पाथ में ये लूप भी टच हो रहा है, कॉमन नोड है इसका, इस ये भी लूप टच हो रहा है और ये लूप भी टच हो रहा है इस फॉरवर्ड पाथ में। तो कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है P1 फॉरवर्ड पाथ के लिए। तो 1 माइनस 0 यानी del 1 का वैल्यू 1 हो गया। तो फाइनल आंसर मेरा होगा ट्रांसफर फंक्शन का फाइनल आंसर ट्रांसफर फंक्शन C by R इक्वल्स टू P1 इंटू del 1 अपॉन del इक्वल्स टू P1 क्या है, G1 इंटू G2 इंटू G3 मल्टीप्लाइड बाय 1 फॉर del 1 अपॉन del का वैल्यू 1 प्लस G1H2 प्लस G3H1 माइनस G4 प्लस G1 G3 H1 H2 माइनस G3 G4 H1 माइनस G1 G4 H2 माइनस G1 G3 G3 G4 H1 H2। ठीक है, ये फाइनल आंसर ट्रांसफर फंक्शन का है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, इस क्वेश्चन में। सर del 1 फिर से बताया तो। del 1 यस सर। del 1 होता है 1 माइनस, ठीक है ना, मान लो ये जो फॉरवर्ड पाथ है P1 का, यस तो del 1 हो गया यस 1 माइनस जो भी फॉरवर्ड पाथ है उस फॉरवर्ड पाथ के लिए जो भी नॉन टचिंग लूप होगा उसका गेन को हमको माइनस करना होगा, ठीक है ना। मान लो कि अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में कोई यहाँ से अगर होता फॉरवर्ड पाथ मेरे पास, जस्ट मान लो, ठीक है ना, तो क्या होता है अगर इस फॉरवर्ड पाथ के लिए हम लोग लेते हैं तो ये और ये क्या हो जाता, नॉन टचिंग, ये वाला सॉरी, ये वाला नॉन टचिंग लूप हो जाता, ये वाला L2। यस उस समय हम लोग करते हैं उसका जो del 2 होता तो करते हैं 1 माइनस L2 का जो गेन है यानी 1 माइनस G3H1 यानी 1 प्लस G3H1 हो जाता उस केस में। लेकिन ये क्या है, इस वाले क्वेश्चन में सारे लूप टच कर रहे हैं इसको, L1 L2 और L3, इस फॉरवर्ड पाथ में सारा लूप इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है यानी क्या, कॉमन नोड है, ठीक है ना, इसीलिए 1 माइनस 0 हो गया सिंपली, तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक बचा है सेंसिटिविटी का, इसको हम लोग कर लेते हैं, रब करना तो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेंसिटिविटी पे, तो सबसे पहले सेंसिटिविटी क्या होता है वो जान लेते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल भाषा में बताया तो मान लो अगर तुम्हारा इनपुट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कुछ परसेंट से, मान लो 5% इनपुट चेंज हुआ, तो कितने परसेंट से आउटपुट मेरा चेंज हो रहा है वो सेंसिटिविटी हो गया, ठीक है ना। तो मान लो अगर 5% से इनपुट चेंज हो रहा है और आउटपुट भी 5% से चेंज हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक सेंसिटिविटी हो गया।
और मान लो कोई दूसरा है, दूसरा सिस्टम, उसमें भी हम 5% इनपुट चेंज कर रहे हैं और उसका आउटपुट मान लो 10% चेंज हो रहा है, तो इन दोनों कंपैरिजन में क्या कहेंगे, जो सेकंड वाला ऑप्शन था वो ज़्यादा सेंसिटिव है इनपुट के चेंज के कारण। इसी को रुक जाओ, लिख के बता रहे हैं। मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम 1, ठीक है, उसमें हम लोग 5% चेंज कर रहे हैं इनपुट में, ठीक है, इसके कारण 5% चेंज मेरा चेंज आ रहा है आउटपुट में। ओके, ये सिस्टम 1 के लिए। अब मान लो सिमिलरली एक सिस्टम 2 है, उसमें भी सेम इनपुट सेम है और जो चेंज हो रहा है वो भी सेम है, उसमें 5% चेंज है इनपुट में, सेम इनपुट है, लेकिन आउटपुट में जो चेंज है वो 100% है। तो क्या कहेंगे हम लोग कि सिस्टम 2 इज मोर सेंसिटिव देन सिस्टम 1। अब रियल लाइफ में हम लोग को क्या चाहिए कि सिस्टम जो है मीडियम रेंज में सेंसिटिविटी दिखाए, ना ज़्यादा सेंसिटिव हो ना कम सेंसिटिव हो। अगर ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो क्या होगा, सिस्टम में छोटा मोटा कुछ नॉइस तो आता ही रहता है, हर सिस्टम में आएगा, हल्का फुल्का। मान लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है 250, अगर मान लो तुम्हारा 230 है नॉमिनल वैल्यू वोल्टेज का, तो क्या है, हल्का फुल्का तो हमेशा सिस्टम में चेंज आएगा। 230 के जगह कभी 229 हो जाएगा, 228, कभी 232, 231, इस तरह से होगा। तो उसके कारण अगर तुम्हारा मान लो बल्ब है, बल्ब में इल्यूमिनेशन चेंज होने लगे तो क्या होगा, हमेशा फ्लिकरिंग करेगा। तो ये क्या है, डिज़ायरेबल नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि कुछ रेंज में एक वोल्टेज का रेंज हो, मान लो 200 टू 250, इसके बीच मेरा कांस्टेंट आउटपुट हो, जो भी मेरा एलईडी बल्ब या कुछ भी है उसका सेम इल्यूमिनेशन हो, कोई फ्लिकरिंग नहीं हो। तो ये चाहिए हमको, है ना। ये हो गया कि सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं हो। अगर मान लो सेंसिटिविटी बहुत कम हो, मतलब कुछ दिखाई नहीं रहा हो चेंज, इनपुट में हम लोग चेंज कर रहे हैं और आउटपुट में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो ये भी डिज़ायरेबल नहीं है ना। मान लो हमको आउटपुट बढ़ाना है, ऐसा हो कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो इल्यूमिनेशन, या फैन है, फैन का स्पीड बढ़ना चाहिए वोल्टेज के कारण। तो अगर मान लो सिस्टम मेरा सेंसिटिव नहीं है, तो अगर हम 100 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं तब भी फ़ैन का स्पीड वही है, 500 वोल्ट दे रहे हैं तब भी फ़ैन का स्पीड वही है, ये तो डिज़ायरेबल नहीं हुआ ये भी। तो इसलिए सिस्टम जो है वो मेरा ना ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए ना कम सेंसिटिव होना चाहिए, मीडियम रेंज में होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट था सेंसिटिविटी का और क्या उसका डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं सेंसिटिविटी का, ठीक है। ओपन लूप के और क्लोज लूप सेंसिटिविटी होता है, सबसे पहले उसको इस तरह से लिखते हैं एस, ये सेंसिटिविटी विथ, जिसको निकालना है जिसके रिस्पेक्ट में, तो उस तरह से अगर हम जैसे हम लोग इसमें निकालेंगे सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन यानी जी, ठीक है। तो एस टी जी इस तरह से लिखेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ टी रिस्पेक्ट टू जी, इसको लिखेंगे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में डेल टी बाय टी, यानी चेंज इन incremental change in t with respect to t multiplied by g by del g। इसको और थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, पहले रुक जाओ,
डेल टी बाय टी अपॉन डेल जी बाय जी, मतलब इंक्रीमेंटल चेंज इन टी बाय इंक्रीमेंटल चेंज इन जी। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टी को नीचे ला रहे हैं, जी को ऊपर ला रहे हैं, तो लिख सकते हैं डेल टी बाय डेल जी इंटू क्या होगा, जी बाय टी। इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, या हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं टी के जगह और जी के जगह, ठीक है ना। जिसके विथ रिस्पेक्ट हम लोग को निकालना है सेंसिटिविटी, उसको इस तरह से लिख सकते हो। तो इनपुट आउटपुट भी निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सेंसिटिविटी एस ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू आर, इस तरह से लिख सकते हो। तो क्या होगा, डेल सी बाय डेल आर इंटू आर बाय सी, इस तरह फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो इसी को हमको पता करना है फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक में कि किसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ओपन लूप केस में या क्लोज लूप के केस में, ठीक है ना। तो दोनों का हम लोग को यहाँ चेक करना है। सबसे पहले ओपन लूप के केस में चेक करते हैं। तो ओपन लूप के केस में क्या होगा, कैसा होता है उसका, सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम बना ले रहे हैं। इनपुट ले लो आर, आउटपुट है सी, ठीक है ना। इसका फॉरवर्ड गेन भी क्या है, जी है, ठीक है। और ट्रांसफर ओवर और ट्रांसफर फंक्शन भी क्या है, सी बाय आर, ये भी जी है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला से निकालना चाहें तो क्या आएगा, सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी आएगा डेल बाय डेल जी। यहाँ क्या है, टी के जगह हम लोग को जी रख देना है, इंटू जी बाय टी इक्वल टू यहाँ जी है, फिर से यहाँ जी रख दो। तो क्या आएगा, डेल जी बाय डेल जी का वैल्यू 1 और जी बाय जी भी 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका 1। तो मतलब 1 मतलब क्या हो गया, 1 मतलब अगर इसको हम परसेंटेज में लिखना चाहे तो क्या होगा, 1 × 100 इक्वल टू 100%, यानी जितना भी जी में हम लोग चेंज करेंगे उतना ही हम लोग का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में भी चेंज आएगा। और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है, जो आउटपुट है वो क्या होता है, सी इक्वल्स टू ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इनटू आउटपुट, यही होता है ना। सी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी नॉट कांस्टेंट, सी और आर हमको निकालना है। मतलब अगर आर में कुछ चेंज कर रहे हैं और सी में कुछ चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये देखना है। तो अगर सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी 100% है, तो इसका मतलब है अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन में कुछ चेंज करते हैं, मान लो अगर चेंज किए, इसको 2 टाइम्स कर दिए, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिए ट्रांसफर फंक्शन को, तो आउटपुट ही जो है मेरा वो 2 टाइम्स से इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये सिंपल है, जितना जो भी चेंज होगा जी में वही चेंज टी में भी होगा, ये सिंपल, यहाँ 1 का यही मतलब है ओपन लूप के केस में। अब क्लोज लूप के केस में देख लेते हैं। सर जी की जगह पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो जीरो हो जाएगा ना। नहीं, जी की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे होगा, ये करो ना, जी के जगह मान लो 2 रख दे, ये करो ना। यस सर। तो क्या होगा, ये लिख सकते हो ना, डी ऑफ 2 बाय डेल 2, ये कर रहे हो ना, ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। 2 को यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हो, एज अ वेरिएबल कंसीडर करके हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, d2/d2, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। कांस्टेंट कब हो जाता है, इसका वैल्यू कब जीरो होता है, जब यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू होता है जो कि 2 नहीं होता। मान लो यहाँ हम यहाँ रख लेते, 3 रख लेते, 4 रख लेते, तब ना इसका वैल्यू होता है 0। अब del 2/del 2 करोगे तो वैल्यू 1 ही होगा। यस सर।
क्लोज लूप का केस देख ले रहे हैं। क्लोज लूप में हम लोग नेगेटिव ट्रांसफर फंक्शन यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। जी एच आउट सी आर एस माइनस। ठीक है, इसके लिए हमको क्या निकालना है? सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी, यही निकालना है। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है? सबसे पहले ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जी बाय 1 प्लस जी एच आएगा, ठीक है ना। तो डेल टी बाय डेल जी की, सॉरी, सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी क्या होगा? डेल टी बाय डेल जी इंटू जी बाय टी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डेल टी बाय डेल जी निकाल लेते हैं। डेल टी बाय डेल जी इक्वल्स टू डेल बाय डेल जी इंटू जी बाय 1 प्लस जी एच। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या आएगा? सबसे पहले न्यूमरेटर का डेल जी बाय डेल जी करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 प्लस जी एच माइनस जी इंटू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्या आएगा? 1 0 हो जाएगा, जी का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ एच आ गया, ठीक है, अपॉन 1 प्लस जी एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 प्लस जी एच माइनस जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच होल स्क्वायर। माइनस जी एच यहाँ कैंसिल हो गया तो 1 बाय 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यही देख ले रहे हैं हम लोग, क्या आएगा? सर एक और टर्म जी बाई टी था ना सर, वो छोड़ दिए। यहाँ भी हम लोग बस डेल टी बाय डेल जी निकाले हैं ओ, सिंप्लीफिकेशन के लिए, नहीं तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या था? जी बाय टी, उसको क्या लिख सकते हैं? जी बाय टी क्या है? जी बाय 1 प्लस जी एच। सो क्या लिखेंगे? जी इंटू 1 प्लस जी एच अपॉन जी, जी जी कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 1 प्लस जी एच आ गया सिंपली, ठीक है। फाइनली मेरा सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी क्या होगा? डेल टी बाय डेल जी का ये फॉर्म आ गया वैल्यू, 1 बाय 1 प्लस जी एच स्क्वायर, और जी बाई टी का वैल्यू है 1 प्लस जी एच। दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये और ये टर्म कट गया, फाइनली वैल्यू क्या हो गया? 1 बाय 1 प्लस जी एच, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट है डेरिवेशन में तो पूछ लो, नहीं तो उसका सिग्निफिकेंस फाइनल लास्ट वही टॉपिक है, उसको बता के खत्म करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो ओपन लूप और क्लोज लूप के सेंसिटिविटी में अब क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं? ओपन लूप का क्या था? सिंपली 1 है, ठीक है ना। और क्लोज लूप में क्या है? एक नीचे टर्म आ गया है 1 प्लस जी एच का। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? नेगेटिव फीडबैक के केस में क्या होगा? ये हमेशा प्लस होगा, ये वाला केस यहाँ पे ये साइन प्लस होगा, तो जी और एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जी और एच अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है? डिनोमिनेटर का टर्म हमेशा 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा अगर है डिनोमिनेटर तो ओवरऑल क्या होगा?
1 से छोटा होगा। तो क्या देख सकते हैं, क्लोज लूप के केस में हमारा सेंसिटिविटी इज ऑलवेज लेस, STG इन क्लोज लूप केस इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है ना। तो अगर हम लोग मान लो ट्रांसफर फंक्शन जो है g को हम लोग अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा जो वो t है, वो हमेशा लेस इंक्रीज होगा 2 टाइम्स से। ठीक है ना। 1 टाइम होगा या 0.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, मेरा g पे और h पे। ठीक है। लेकिन यही अगर यहाँ मेरे पास नेगेटिव फीडबैक की जगह पॉजिटिव फीडबैक होता तो क्या होता, प्लस वाला टर्म यहाँ क्या होता, प्लस वाले टर्म की जगह यहाँ माइनस होता। माइनस होता तो क्या होता, ये टर्म डिनोमिनेटर 1 में से छोटा हो जाता। ठीक है ना। 1 से छोटा होने के कारण सेंसिटिविटी ओवरऑल मेरा 1 से बड़ा हो जाता। तो अगर हम लोग इसी तरह से कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो जैसे यहाँ 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे थे हम लोग जी में, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में 2 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो अगर हल्का सा भी सिस्टम में नॉइज होगा, छोटा सा भी नॉइज अगर आ गया, तो उसके कारण पॉजिटिव फीडबैक के कारण वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब मान लो अगर 0.5 वोल्ट का अगर मेरा नॉइज है सिस्टम में, तो पॉजिटिव फीडबैक के चलते हो सकता है वो 5 वोल्ट का हो जाए, इस तरह का हो जाए। तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक को जनरली यूज़ नहीं करते हैं सिस्टम में। पॉजिटिव फीडबैक यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है। हमेशा नेगेटिव फीडबैक का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। और कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो क्लास को यहीं क्लोज करेंगे हम। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, यहीं क्लोज कर रहे हैं क्लास को। ओके।